नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस शो का जो प्रथम भाग है वो हम समर्पित करना चाहते हैं गैंगस्टरों को, बाहुबलियों को, कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपहरण किए हैं, इन तमाम सारी चीज़ों पर, और किस तरीके से इसका राजनीति से एक अनूठा सा मिश्रण हो जाता है, चाहे फिर वो कोई भी राज हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं तो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। तो गैंगस्टर हो या बाहुबली हो या ऐसे नेता हो जिसके डर से पूरा इलाका कांपता हो, उनकी ज्यादातर चांदी ही रहती है। इलाके में असर होता है तो नेता भी उसे भुनाने के लिए इनकी शरण में आते हैं। फिर ये नेता बन जाते हैं, चाहते हैं कि ये इलाके के सारे वोट बटोर लें और वो उनकी झोली में डाल दें। हर तरफ इनकी तूती बोलती है और कभी कभी कानून की जद में आकर जेल की हवा भी खाई तो जेल के अंदर से भी बादशाहत चलती ही रहती है। और पिछले 10-1 दिन में तो आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना। लेकिन वो था यूपी के संदर्भ में, उस पर आएंगे बाद में। अतीक अहमद के बारे में बात बताएंगे, क्योंकि ये पूरा बात समझ के आपको ये लग रहा हो कहीं अतीक अहमद की बात तो नहीं कर। लेकिन यहां बात हो रही है बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन, जो पिछले 15 साल से कत्ल के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी और बीएसपी ने जेडीयू आरजेडी पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक रिहाई बताया है। फिलहाल आनंद मोहन पैरोल पर हैं। अपने विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई के सिलसिले में वो जेल से बाहर हैं, और जरा उनके तेवर तो देखिए। गुजरात में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में कुछ फैसला हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं, वो आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में। तो गुजरात में भी बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी के दबाव में कुछ लोग को छोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली। अब सोमवार शाम को बिहार सरकार ने आनंद मोहन के साथ साथ 27 सजा याफ्ता कैदियों की जेल से रिहाई की अधिसूचना जारी कर दी। यह है पूरा मामला, डिटेल में समझाते हैं, बैठिएगा कहीं जाइएगा नहीं। उसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आनंद मोहन के बेटे की सगाई के समारोह में शामिल भी हो रहे थे। आरोप है कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने जेल की जो नियमावली है, 2012 की नियमावली, उसके नियम 481 में बदलाव किए, जिससे उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। देखते हैं कि यह बदलाव क्या है। यह जानना जरूरी है कि क्या बदलाव किया गया और क्या बात बोली गई है। आनंद मोहन की रिहाई क्यों हुई है, अब आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। बिहार की रेमिशन यानी कि क्षमा पॉलिसी 1984, 2002 में रेमिशन पॉलिसी में बदलाव हुआ। बदलाव में 5 श्रेणी के कैदियों की समय पूर्व रिहाई का एक नियम था। सरकारी अधिकारी की हत्या पर रिहाई न करने का नियम बना। आनंद मोहन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या में सजा याफ्ता है। 10 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार ने 2002 का बदलाव खत्म कर दिया। अब सरकारी अधिकारी की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं है। सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की हत्या साधारण हत्या की तरह है, यानी कि उसमें पेरोल मिल सकता है, उसमें आपको अगर रियायत होनी है या रेमिशन होनी है या माफी मिलनी है तो वो माफी मिल सकती है। 2002 का बदलाव खत्म हुआ और आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। अगर नियम बदलकर किसी को छोड़ने के आरोप लग रहे हैं तो वो शख्स कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो होगा नहीं, बड़ा आदमी होगा। एक नजर जरा डालते हैं आनंद मोहन के करियर पर, क्योंकि अलग ही तरीके का करियर होता है और इनको गैंगस्टर बोला जाता है बिहार के संदर्भ में, तो इनका तो आनंद ही आनंद। अब इनके करियर पर जरा फोकस डालें आनंद मोहन के। तो कौन है ये? गोपालगंज के डीएम की हत्या के दोषी हैं। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हत्या, लूट, अपहरण के कई मामले हैं। 1990 में पहली बार सहरसा से जेडीयू के विधायक यानी कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक बने। सन 93 में बिहार पीपल्स पार्टी बनाई।
94 में पत्नी लवली आनंद वैशाली से सांसद बनी। 96 और 98 में शिवहर से 2 बार सांसद रहे। अब आपको यह बताते हैं कि किनकी हत्या का मामला है। कौन है जी कृष्णैया? तो 1985 बैच के आईएएस अफसर जिसकी 1994 यानी कि सन 94 में हत्या हो गई थी। आनंद मोहन की अगुवाई में भीड़ ने मुजफ्फरपुर में इनको मार डाला। उस समय वो लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज के डीएम थे। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर, उस समय आंध्र प्रदेश में अब तेलंगाना में, महबूब नगर में एक भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवार में जन्म लिया था कृष्णैया। पिता कुली थे। कृष्णैया भी कुली का काम कर रहे थे। बड़े अरमान से पढ़ाई लिखाई करके वो पत्रकार बने, पत्रकारिता की पढ़ाई की उन्होंने, और आईएएस बनने से पहले क्लर्क थे, और फिर उसके बाद वो आईएएस बने और डीएम बने। आप सोचिए परिवार में कितनी गरीबी थी और कहां से कृष्णैया उठ करके आए और डीएम बने बिहार में, और उसके बाद ये हुआ उनके साथ। गरीबों के लिए काम को उनके सहकर्मी काफी इज्जत करते थे कि ये गरीबों के लिए काम करते हैं, और फिर उनकी मौत हो गई। बिहार के इस फैसले पर बीएसपी की अध्यक्ष, क्योंकि कृष्णैया जो हैं वो एससी समाज से आते हैं, तो मायावती ने, जो बीएसपी की अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट करके इसकी निंदा की। उन्होंने क्या कहा जरा स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। आनंद मोहन बिहार के कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या को लेकर नीतीश सरकार का यह दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। लेकिन मायावती ये नहीं बताती कि वो खुद उत्तर प्रदेश में लगातार उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि यहां अतीक अहमद के परिवार वालों को टिकट दें ना दें, आगे पीछे कभी आपको वो अपराधी लगते हैं, कभी उनमें रॉबिन हुड नजर आता है, या फिर मुख्तार अंसारी हो जाएं, उनके परिवार के जनों को कभी टिकट दें, कभी वापस ले लें। तो ये गेम मायावती की पार्टी भी खेलती रही। तो दूसरे को प्रवचन हर कोई देता है, लेकिन यूपी बिहार में क्या ये अपने ऊपर लोग लागू कर रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के इस फैसले पर सियासी पारा तो गर्म होना ही था। जाहिर है बीजेपी ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। आइए सुनते हैं। विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है। जिन पर हत्या का मुकदमा था और सरकारी सेवकों की हत्या का मुकदमा, वैसे लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए, लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनसे बूथ लुटवाने के लिए वैसे लोगों को छोड़ दिया गया ताकि अगले लोकसभा के चुनाव में उनको उनकी मदद ली जा सके। आज आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसी में संशोधन कर दिया ताकि आप चुनाव जीत सके, चुनाव में इसका लाभ उठा सके। तो आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। वो जमाना चला गया है, और जो सरकार का ये जो निर्णय है ये असंवैधानिक है, ये मनमाना है, ये जो भी किया गया है ये अनरीजनेबल है, और ये जन विरोधी है, दलित विरोधी निर्णय है, और केवल चुनाव को ध्यान में रखकर इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि बीजेपी की एक बड़ी प्रिंसिपल्ड पोजीशन है आनंद मोहन को लेकर के, या फिर गैंगस्टर्स या अपराधियों को लेकर के, और ये प्रिंसिपल्ड पोजीशन के चलते हुए सुशील मोदी जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे वो ये बात बोल रहे हैं। वो बात अलग है कि वो जेडीयू के साथ ही जब सरकार थी तो उसी में उप मुख्यमंत्री थे। वैसे बीजेपी के एक पूर्व मंत्री आनंद मोहन की रिहाई की वकालत करते रहे, यानी बीजेपी भी इस मामले में एक राय नहीं दिखती। तो आनंद मोहन जी की रिहाई अगर हो रही है, ये खुशी की बात है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है, रिहाई उनकी होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि राजद, जिस समय राजद की सरकार थी, उनको फंसाने का काम किया, और जब जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी तो उन्हें सजा कराने का काम किया। तो दोनों पार्टी आनंद मोहन जी के मैटर में दोषी हैं, और वो दोनों अगर आज रिहाई की बात कर रहे हैं तो कोई उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई राजपूत जाति पर उपकार नहीं कर रहे हैं। उनका टर्म पूरा हो गया है, उनको रिहाई मिलनी ही चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के नेता सब कहते हैं कि माफिया राज हमने खत्म किया है।
वही बात यहां पर आला अधिकारी और आला नेता बीजेपी के बिहार के संदर्भ में भी कहना शुरू किए, लेकिन आपने देखिए विरोधाभास। आगे इस कार्यक्रम में आप देखें, मैंने जैसे बोला कि जो प्रथम भाग है इस कार्यक्रम का वो हमने गैंगस्टर, माफिया, डॉन, अपराधी, अपहरणकर्ता, इन सबको ही समर्पित किया है। और उसमें हम एक और राज्य की एक और बात बताएंगे जिसका बीजेपी से संदर्भ होगा, देखते रहिए। तो आइए वापस बिहार की ओर लौटते हैं। उधर बिहार सरकार कह रही है कि सब कानून के हिसाब से हो रहा है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? उस पर सर क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। सुशील मोदी कह रहे हैं कि 2016 में संशोधन किया था, दोबारा सरकार ने अपने पक्ष के लिए। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार में एक अजीब सी स्थिति है, एक अजीब सी स्थिति है। बगल के उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर माफिया राज खत्म करने पर बड़ी सख्त पोजीशन इसी बीजेपी की, और उसी बगल के राज्य में बिहार में वहां पर एक असमंजस की स्थिति। और सिर्फ बीजेपी की बात नहीं हो रही है, आप देखिए कि कैसे दल बर दल लगातार, चाहे जितने भी गंभीर अपराध हो उसमें तुरंत एक डिस्टिंक्शन करते हैं, एक भेदभाव रखते हैं कि जब अपना राजनीतिक फायदा हो तो ऐसे में एक दूसरी लाइन पकड़ो। ये गैंगस्टर सजा याफ्ता जो लोग हैं उनमें ये कैसा भेदभाव, और ऐसी बात करके फिर जब ये राजनीतिक दल एक दूसरे को प्रवचन देते हैं तो फिर वो फेस वैल्यू पे लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। आपको एक बार फिर से ये बता दें कि कृष्णैया एक आईएएस ऑफिसर थे और आईएएस एसोसिएशन ने इस फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, कैदियों के वर्गों नियमों में बदलाव करके गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी स्वर्गीय आईएएस अधिकारी श्री जी कृष्णैया की हत्या के दोषियों को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर आईएएस संघ घोर निराशा व्यक्त करता है। सरकारी अफसर की ड्यूटी पर हत्या के आरोप का पुनः वर्गीकरण करके कम नहीं किया जा सकता। यह न्याय न देने के बराबर है और न्याय का माहौल उड़ाने जैसा है। हम बिहार सरकार से इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं। यह स्टेटमेंट है जो कि आईएएस एसोसिएशन ने दिया है। और इस मामले में के महेश को सुनते हैं। आप प्रेसिडेंट हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एकेडमिक फोरम और स्पेशल डायरेक्टर हैं यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विसेज यानी कि यूटीसीएस के। क्या कहते हैं वो, आइए सुनते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसकी जो टाइमिंग है ये और जिस तरह से किया गया है ये आर्बिट्री है, और मैं इसलिए इसको आर्बिट्री कहता हूं क्योंकि ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या समय था कि हम लोग को 2023 में ये हमें नोटिफिकेशन लाना था कि आनंद मोहन जी को रिलीज कर दीजिए। ऐसा क्या कंपेलिंग रीजंस था, ये समझ में नहीं आया। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार को पावर सेक्शन 433A में सीआरपीसी में रिमिशन का पावर है, लेकिन क्या आप जितने भी कैदी हैं जो कन्विक्ट्स हैं उसको एक ही तरह से ट्रीट करेंगे क्या? आनंद मोहन सिंह बहुत डेंजरस था सोसाइटी के लिए, उसका कन्विक्शन हुआ, ट्रायल कोर्ट ने किया, उसका डेथ सेंटेंस किया था, हाई कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू लाइफ सेंटेंस, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था ये लाइफ सेंटेंस। ये इतना डेंजरस सोसाइटी के लिए है, स्टेट के लिए है, एक पब्लिक सर्वेंट की हत्या की गई है। तो क्या आप जितने भी लोग हैं जिनको रिमिशन देंगे उसको एक ही तरफ से आप देखेंगे? तो ये आईएएस एसोसिएशन सवाल उठा रही है। आप देखते हैं कि किस तरीके से एक जगह एक बात होती है गैंगस्टर्स को लेकर के, लेकिन राजनीति इस तरीके की चीज है कि उसमें बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आइए अब आपको इस गैंगस्टर और जो हमने बताया डॉन और माफिया, इन सब लोगों को हमारा प्रथम भाग समर्पित था ना, तो आइए उसके दूसरे खंड में प्रवेश करते हैं। आनंद मोहन सिंह की रिहाई के मुद्दे पर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में एक माननीय जिन पर बीजेपी सरकार में ही डकैती तक के गंभीर धाराएं लगी थीं,
उनके कांग्रेस से बीजेपी में आते ही कानूनी नजरिया बदल गया, यानी कि मामा राज में कैबिनेट। कांग्रेस में एक आदमी जो डकैत था वो मामा राज में कैबिनेट हो गया। नाम रघुराज कंसाना। साल 2012 मुरैना में कंसाना के खिलाफ डकैती, हत्या का प्रयास, अपहरण, शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। 2018 में कंसाना कांग्रेस से माननीय बने, विधानसभा पहुंचे। कमलनाथ सरकार ने एफआईआर वापस लेने की कवायद शुरू की, लेकिन विधि विभाग ने साफ मना किया, कहा अपराध गंभीर है, वापस नहीं ले सकते। 2020 में सिंधिया के साथ कंसाना ने कांग्रेस से बगावत की, बीजेपी का दामन थामा। उपचुनाव में टिकट मिला लेकिन हार गए। हारने पर भी मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। अब बारी थी मामले निपटाने की। 18 अप्रैल को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने गृह मंत्री को प्रकरण वापस लेने का प्रस्ताव भेजते हुए निर्णय लेने का निवेदन किया। अगले दिन 19 अप्रैल को गृह मंत्री ने जनहित में रघुराज सिंह कंसाना के आपराधिक प्रकरण वापस लेने पर सहमति दे दी। जो मामले नीचे से होके ऊपर आते हैं, पक्ष में रिपोर्ट लग के आती है, उस तरह के प्रकरणों को वापस लिया जाता है। कांग्रेस ने भी अपने वक्त कोशिश यही की थी, लेकिन अब भड़की हुई है। अपराधों पर नियंत्रण करने के जिम्मेवार गृह मंत्री जी ने जो टीप लिखी है वह कानून की व्यवस्था की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। यदि राजनैतिक आधार पर गंभीर किस्म के अपराधों पर भी इस तरह की मुक्ति मिलती रही तो कानून के राज की स्थापना का सपना देखना भी दूभर हो जाएगा। कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए, उसमें राजनीति का हस्तक्षेप मुनासिब नहीं होना चाहिए। 2012 में कंसाना पर मुरैना कोतवाली पर हथियारों के साथ हमला कर एक आरोपी को छुड़ाने, फायरिंग करने जैसे संगीन आरोप लगे, तब शिवराज सिंह सरकार के वक्त ही उन पर ये धाराएं लगाई गई थीं। सियासत कितनी मजेदार चीज है। रघुराज सिंह कंसाना जब कांग्रेस में थे, उन पर डकैती जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। सरकार बीजेपी की थी, फिर वो कांग्रेस की तरफ से माननीय हो गए और कांग्रेस ने उन्हें बेदाग बचाने की कोशिश की, कर नहीं पाए। बीजेपी को भी ऐतराज था। फिर कंसाना बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें बेदाग बचा लिया। अब कांग्रेस को ऐतराज है। फिर भी सारे राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि जनता मान ले, सिर्फ उसी राजनीतिक दल को सियासत में अपराधीकरण, अपराधियों के आने और भ्रष्टाचार पर ऐतराज है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो गैंगस्टर, डकैत, डॉन, माफिया भाग 1 खंड 3, 2 भाग हमने आपको दिखा दिए, 2 खंड, अब तीसरा खंड दिखा। स्थानीय निकाय चुनाव का जो प्रचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी ने अपने थीम सॉन्ग में अखिलेश यादव को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों का नजदीकी बताकर तीखा हमला किया है। बीजेपी के इस थीम सॉन्ग से नाराज समाजवादी पार्टी ने अब आपराधिक मानहानि की धमकी दी है। एक स्थानीय चुनाव में कैसे अतीक अहमद भी एक चुनावी मुद्दा बन गए हैं, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने इस थीम सॉन्ग में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। 4 मिनट के इस वीडियो का शीर्षक गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए दिया गया है। थीम सॉन्ग में अखिलेश के साथ ही प्रयागराज में मारे गए बाहुबली अतीक अहमद और जेल में बंद मुख्तार अंसारी को भी दिखाया गया है। बीजेपी न सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के वीडियो को शहर कस्बों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, बल्कि योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से लेकर रायबरेली तक की चुनावी सभा में अपने पहले की सरकारों पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाते हैं। अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा निकल रही है ना, खुश है ना? जो माफिया, जो अपराधी धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है, सब गायब। बीजेपी के इस आक्रामक थीम सॉन्ग से समाजवादी पार्टी के नेता खासे नाराज हैं। इसके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने भी अपनी थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। इसमें
महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की नाकामी को दिखाया गया है। अब अखिलेश यादव बीजेपी के इस थीम सॉन्ग को अदालत में घसीटने की धमकी दे रहे हैं। वो गाना भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है, ऑफिशियल हैंडल भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उनके सबसे करीबी व्यक्तियों की तरफ से आया। वो इसलिए आया कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के 14,684 पदों के लिए चुनाव 2 चरणों में होने हैं। इस साल करीब 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता इसमें हिस्सेदारी करेंगे। लोकसभा से ठीक पहले होने वाले चुनाव की हार जीत से जनता के मूड का भी अंदाजा होगा। यही वजह है कि बीजेपी, सपा के अलावा बसपा और कांग्रेस ने भी सियासी ताकत झोंक रखी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से लेकर स्थानीय निकाय के चुनाव तक बीजेपी के शीर्ष नेताओं का यह मानना है कि कानून व्यवस्था का दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को सियासी तौर पर चित किया जा सकता है। यही वजह है कि इस बार फिर से अतीक अहमद का नाम लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा है। अब इसका कितना असर समाजवादी पार्टी के चुनावी नतीजे पर पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो गैंगस्टर, डकैत, डॉन, माफिया का ये जो प्रथम भाग है, ये यहीं पर आज के लिए समाप्त होता है। बाकी सब जगह तो 24/7 यही सब चल रहा है, लेकिन देश दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये भाग यहां समाप्त हुआ। आइए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। यहां पर बात हो रही है किताबों की। दरअसल शुरुआत हुई इतिहास में बदलाव की, उसको लेकर के बहुत बवाल मचा, और अब विज्ञान पर विवाद शुरू हुआ। क्या है ये विवाद? आपको सबसे पहले ये बता दें कि एक चैप्टर है जिसको कहते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये थ्योरी क्या है। योग्यतम की उत्तरजीवित प्रजातियां समय के साथ विकसित होती रहती हैं। ये डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो कि अब पुस्तकों में नहीं। क्यों जरूरी है आपको वो बता दें। नए पर्यावरण के हिसाब से जीवों की जरूरतें बदलती हैं, ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। बेहतर बदलाव को प्रकृति चुनती है और खराब को हटाती है। अब डार्विन के जो सिद्धांत हैं, उनकी अहमियत क्या है, ये आपको बता दें। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के विचार आधुनिक विज्ञान का आधार माने जाते हैं, ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं। प्रजातियों में बदलाव को समझने में मदद करते हैं। प्रजाति में योग्यतम जीव को खोजने में सहायक होते हैं। वंशानुक्रम और लक्षणों आदि के अध्ययन के लिए यह बहुत अहम होता है। जीवित प्राणियों के विकास के अध्ययन में यह बहुत मददगार होता है। तो जब यह हटा स्कूल की पुस्तक से, तो तुरंत बहुत सारे वैज्ञानिक उठ खड़े हुए और उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है, ओपन लेटर, और उन्होंने बोला है कि ये शिक्षा के साथ मजाक हो रहा है। कौन कौन है इसमें? इसमें सौमित्र बनर्जी हैं, IISER कोलकाता के, राघवेंद्र घटक्कर हैं, आप बायोलॉजिस्ट हैं IIS बेंगलुरु में, इसमें LS शशिधर हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, निदेशक NCBS के, अनिकेत सूले हैं, आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं HBSCE में, सुधा राजमणि हैं, आप बायोलॉजिस्ट हैं IISER पुणे में, और ऐसी ये बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी सूची है। इसमें और लोग हमें बताया जा रहा है जुड़ते चले जा रहे हैं। करीब 4000 वैज्ञानिक अब इसमें जुड़ गए हैं, जो कि इसको अपोज कर रहे हैं, इसको चुनौती दे रहे हैं। अब NCERT ने डार्विन में क्या किया है और इसको लेकर के वैज्ञानिक कह क्या रहे हैं, वो आपको बता दें। वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने कहा है कि ये खतरनाक बदलाव, विकास मूलक जीव विज्ञान का विज्ञान पर बड़ा असर होता है, जीवन के ताने बाने में इंसान की जगह समझाता है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आसपास की दुनिया समझने में मदद करता है। छात्रों को इस सिद्धांत से वंचित रखना शिक्षा का मजाक है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं इस देश के। इन खतरनाक तब्दीलियों से असहमत हैं हम। विकास मूलक जीव विज्ञान को बहाल करने की मांग की है इन लोगों ने।
तो बात पूरी तरीके से इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि आप साइंस को मत बदलिए और जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसको मत बदलिए। बच्चों को ये समझना जरूरी है कि कहां से शुरुआत हुई। लेकिन इसका एक दूसरा तर्क भी है जो ये दिया जा रहा है कि अब ये थ्योरी भी इवॉल्व हो गई है, अब और थ्योरीज है जिसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए और ये कोर्स को रैशनलाइज किया जा रहा है कि ताकि बच्चे कम पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ाई ना हो। और जब आप कम पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काटना पड़ेगा। इसको लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिक जो नाराज हैं इस फैसले से, उनका यह कहना है कि अमूमन हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जोड़ते हैं धर्म से, क्योंकि धर्म कुछ और कहता है और इस वजह से सबसे पहले आपने विज्ञान की बात को हटा दिया है, क्योंकि ये किसी धर्म को, और बहुत सारे धर्म, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे धर्मों को ये बात समझ में नहीं आती और पसंद नहीं आती। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रोफेसर सौमित्र बनर्जी इस पर क्या कहते हैं। पहली बात तो कोरोना के टाइम में सिलेबस का जो बोझ है उसको घटाने के लिए, कम करने के लिए कुछ कुछ सब्जेक्ट डिलीट कर दिया गया था। उसी के अंदर ये भी था डार्विन का थ्योरी। तब हमने कुछ नहीं बोले क्योंकि तब एक स्पेशल सिचुएशन था। लेकिन अभी कोरोना का बीमारी नहीं है, अभी नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग स्टार्ट हो गया है। अभी उसी को फिर भी वापस नहीं लाया गया और करिकुलम रैशनलाइजेशन के नाम पर परमानेंटली इसको डिलीट करने का जिक्र है। जो एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसे ही दिखता है। तो हमारा कहना यही है कि डार्विन का जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो ना सीखने से प्रैक्टिकली जो स्टूडेंट है उनका साइंस के बारे में एक जानकारी ही नहीं पैदा होगा। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को साइंस पढ़ाया जाए और उसको इंटीग्रल पार्ट मान के एवोल्यूशन थ्योरी को पढ़ाया जाए, क्योंकि बायोलॉजी के बारे में कोई भी जानकारी हो नहीं सकता एवोल्यूशन ना समझने से। पहली बात। दूसरी बात है, साइंस कहती है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज चेंजिंग, सब कुछ का चेंज होता है, कुछ भी एकदम जैसा है वैसे ही रहेगा ऐसा नहीं है। ये जानकारी हमको कैसे आया? जो बायोलॉजी में पहले सोचा जाता था जो जानवर है, जीव जंतु है, ये सब ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही था। लेकिन एवोल्यूशन आके ये साबित किया कि नहीं, इसका भी एवोल्यूशन होता है, चेंज होता है। ये बिल्कुल निराधार है और गलत है। आपको शायद पता होगा कि एनसीईआरटी ने एक पूरा रिसर्च कराया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन के द्वारा, और पूरे देश से ये पता चला था कि वो चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बहुत हेवी चैप्टर था जो क्लास 12 में, और उससे केवल इवोल्यूशन वाला चैप्टर पोर्शन हटाया गया है, हेरिडिटी को रिटेन किया गया है क्लास 12 में। लेकिन क्लास 7 के चैप्टर 6 को देखिए, उसमें पूरा एक चैप्टर ही इवोल्यूशन है। देखिए, मैं जो कहना चाहूंगा वो ये कि कुछ लोग जिनका की संपत्ति बनी हुई थी एनसीईआरटी, जिसकी की बपौती थी एनसीईआरटी, उनके कंटेंट को हटाया जा रहा है, तो वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि उनको कमिटीज पर नहीं रखा जा रहा है। ये पहले तरीका नहीं रहा था। आज जो लोग कर रहे हैं वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों से फीडबैक लिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन एनसीईआरटी पूरे स्कूलों में जा करके बच्चों से बात करके इस पोर्शन को हटाई है। लेकिन उनका लिखा हुआ था या वो लोग इंटरेस्टेड थे, इसलिए वो बहुत चिढ़ रहे हैं और दस्तखत कैंपेन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये सरासर गलत है, निराधार है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 1800 वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया है। मैं उनसे पूछता हूं कि तब आप कहां थे जब 2005 में, जब 2004 में जब सरकार बदली और उन्होंने बिना कुछ देखे सारी किताबें जो नई बनी थी 2004 के पाठ्यक्रम उनको निरस्त कर दिया। एनसीईआरटी डायरेक्टर को यूनेस्को का एक पुरस्कार मिला था, जो पॉलिटिशियंस के कहने पर नहीं मिलता, उसको रोक दिया था। और 5 साल जब के बाद वो मिल पाया, तब ये लोग क्यों नहीं बोले? आज बोल रहे हैं। इनका एजेंडा पूरी तरह पॉलिटिकल है। अभी जो चर्चा आप कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने भी बहुत सी चीजें बदली थी। मैंने ये बदला था कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं, उसमें 15 उन जगहों पर पैदा हुए जहां पर कोई बसाहट रही नहीं थी।
और जैन समाज ने अपने धर्म को प्राचीन सिद्ध करने के लिए उनकी कल्पना कर ली। मैंने इसको निकाला था और बहुत से इतिहासकारों से पूछ के निकाला था। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जो उस समय किए गए थे। जैसे गुरु तेग बहादुर और उनके बच्चों क्या, जो औरंगजेब ने जिस तरह से उनके साथ क्रूरता की थी, उसको इस कदर रखा गया था कि वो दूसरों पर डाल दी गई, उनके परिवार पर ही डाल दिया गया था। जिन लोगों ने अपनी विचारधारा के कारण इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है, विज्ञान में उन सब चीजों को निरस्त किया था जो भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान परंपरा से में थी और जिनको सारा विश्व मानता है, उनको भी बच्चों को नहीं बताया, उसे तो बदला ही जाना पड़ेगा। ये सब लोग जानते हैं कि 30-35 साल वामपंथियों के उस पर जो लोग उनसे जुड़े थे, उन्होंने इतिहास और सारे पाठ्यक्रम पर कब्जा किया और वो सारा देश जानता है। अब नई शिक्षा नीति में कहा गया कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में, ज्ञान परंपरा और संस्कृत के आलोक में नीति तैयार हुई है, तो बिल्कुल सही है, उसी अनुसार ये परिवर्तन हो रहे हैं। और किसी को भी निकाला नहीं गया, न मुगल साम्राज्य को निकाला जा सकता है, न डार्विन को निकाला जा सकता है, लेकिन किस कक्षा में कितना पढ़ाया जाए ये तो कम से कम एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए। तो ये थे जे.एस. राजपूत, एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक, जो कि ये कह रहे थे कि कुछ तो आप जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्यों जरूरी है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसको क्यों पढ़ाना चाहिए या क्यों पढ़ाया जा रहा था, आइए समझते हैं एनडीटीवी के प्रियदर्शन जी से। देखिए, 19वीं सदी के 3 ऐसे बड़े व्यक्तित्व हुए जिन्होंने दुनिया के सोचने का ढंग हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। एक कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने उत्पादन के बारे में, पूंजी और श्रम के संबंध के बारे में, समाज की आधारभूत संरचनाओं के बारे में हमें सोचने का विवेक दिया। दूसरे सिगमंड फ्रायड थे, जिन्होंने कहा कि असल दुनिया हमारे दिमाग में, हमारे मन के भीतर बसती है। और तीसरे चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया। 1859 में जब उनकी किताब आई द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ये किताब मैंने पढ़ी है और इसकी भूमिका में बहुत स्पष्ट वो लिखते हैं बड़ी विनम्रता से कि हो सकता है कि इसके बीच की कड़ियाँ कुछ छूटी हों, इसमें कुछ त्रुटियाँ भी हों, लेकिन वो उनके 20 साल के लगातार शोध का नतीजा है। और बताते हैं कि असल में सभ्यता का विकास, मनुष्य का विकास किसी ईश्वर द्वारा नहीं किया गया, किसी ईश्वर ने अलग अलग जीव जंतुओं को पैदा नहीं किया है, वो एक क्रम से हुआ है, सरल से जटिल की ओर बढ़ते हुए, एक कोशिका से बहु कोशिका की ओर बढ़ते हुए। वो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का, कि जो चीज़ें नेचर में बची रह सकती थीं बची रह गईं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो लोग प्रकृति के हिसाब से खुद को बदल पाए वो बचे रह गए। जब ये सिद्धांत आया तो अचानक के दुनिया के सारे धर्मावलंबियों के लिए एक चुनौती था, क्योंकि सब बताने वाले थे, सारे के सारे धार्मिक महंत और नेता और उलेमा की इंसान तो आदम की पसली से पैदा हुआ है, इंसान को तो भगवान ने पैदा किया है। वो सारे सिद्धांत अचानक बेमानी हो गए। डार्विन का विरोध आज तक कई जगहों पे जारी है। इत्तेफाक से मैं डॉन का एक आलेख पढ़ रहा था कोरोना काल के समय का, उसमें बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में डार्विन को हिकारत से देखा जाता है। कई दूसरे धार्मिक देशों में, मजहबी देशों में डार्विन को बैन किया हुआ है। हिंदुस्तान में, और डार्विन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो एक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है बच्चों में। वो बताता है कि हम जो हैं एक विकास का नतीजा है और वो उस इवोल्यूशन का असर हमारे चिकित्सा शास्त्र में, हमारे दूसरे तमाम अनुशासनों में पड़ रहा है। आज अगर हिंदुस्तान कोरोना के नाम पे इसको हटाया गया था, दोबारा अपने बच्चों को विकासवाद के सिद्धांत से वंचित करता है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक सोच से उसको वंचित करने की बात होगी। ये देश को, वैज्ञानिक सोच को, हमारे आधुनिक समय को पीछे धकेलने जैसा होगा। और क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं तो अब एक अच्छी खबर बता दें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से ही जुड़ी हुई। इंटरमीडिएट के यूपी टॉपर जो हैं शुभ, उनके घर एक जश्न का माहौल। 97.8% अंक पाकर प्रदेश में उन्होंने टॉप किया है। आपको ये भी बता दें, यूपी बोर्ड जो है ना, वो ऐसे सीबीएसई की तरह नहीं होता है,
तो आप ये सोच रहे हो कि यहाँ कहाँ लोग 100 लाए हुए हैं, ये 97.8 में टॉप। यूपी बोर्ड में इतने नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। जो यूपी बोर्ड में पढ़े हैं वो इस बात को समझेंगे। और आपको ये बताते हैं कि इन्होंने क्या बोला है, ये आपको सुनाते हैं इनकी बात। बहुत खुशी हो रही है अपने परिवार का नाम, चरखारी का नाम रोशन करके, और इसके लिए मेहनत भी किया था और उम्मीद की थी ये होगा। अच्छा, किसको श्रेय देते हो आज तुम उनके मुकाम पे पहुंचे हो? इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, माता पिता को, भाइयों को और विद्यालय को, अपने मित्रों को और मतलब पूरे अपने मोहल्ले को, सबको दूंगा। अच्छा, क्या सपने हैं आपके? आगे जाकर मैं सिविल सर्विस में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये आपने देखा, आपको दिखाते हैं शुभ के बारे में। शुभ जो 97% ले करके आया है और उसने टॉप किया है। अब जो MLC थे जितेंद्र सेंगर, SDM हैं श्वेता पांडे, सब जो हैं वो मिठाई खिलाने घर पहुंची। शुभ जो है उसके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे हैं। और ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र है। तो बहुत बहुत बधाई शुभ को, और ये आगे अब वो और पढ़ाई करें और अंकों से पास हों, ऐसी शुभकामनाएं शुभ को। और हाई स्कूल में सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने भी टॉप किया है, 98.3% प्राप्त किए हैं। दूसरे नंबर पर कानपुर देहात के कुशाग्र पांडे और अयोध्या की मिशकत नूर को 97.83% नंबर मिले हैं। और तीसरे नंबर पर मथुरा के कृष्णा झा को 97.67% मिले हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इन बच्चों की, और इन सब बच्चों को इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। देश के तालाबों, नालों, पोखरों और झीलों का हाल बुरा है। हर 6 में से 1 झील या तालाब या पोखर सूख रहा है या फिर गाद और खारेपन की वजह से उपयोग के लायक नहीं बचा है। ये बात जल निकायों की स्थिति और उसके रखरखाव पर पहली राष्ट्रव्यापी गणना में सामने आई। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि तालाबों के लिए और जो वाटर सोर्सेज हैं उनके लिए देश का पहला पानी का सर्वेक्षण हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा फाइल कर रहे हैं ये रिपोर्ट। गाजियाबाद के अर्थला में कभी यहां एक बड़ा तालाब हुआ करता था, लेकिन अब वह लोगों की याद में है या फिर सिर्फ सरकारी आंकड़ों में। आज यह अतिक्रमण और गार्बेज डंपिंग की वजह से गाजियाबाद में जल निकायों की बदहाली का आईना बन गया है। गाजियाबाद के अर्थला इलाके में इस जगह पर 1950 के सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक एक तालाब हुआ करता था, लेकिन आज यहां पर तालाब गायब हो चुका है। तालाब के एक हिस्से में लोगों ने घर बना लिए हैं, जबकि एक तरफ कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर बालूपुरा में मशहूर पक्का तालाब करीब 2 साल पहले पूरी तरह से सूख गया था। पिछले साल ट्यूबवेल से इसमें पानी भरा गया, लेकिन रखरखाव ठीक से न हो पाने से लोगों के किसी काम का नहीं रह गया है। आज तालाब पर ताला लगा हुआ है। पहले तो सूखा था ये, हाँ। पहले तो बिल्कुल सूखा था, बच्चे खेलते थे, सब बड़े बूढ़े बैठते थे। और ये जब से ये पानी भरा है और जब से दोनों में ताला लग चुका है, यहाँ इसमें मच्छर भी बहुत हो चुके हैं, मोटे मोटे हैं। और सारी बात तो ये है कि पहले बात तो कोई ताला खोलता नहीं है। अब इसमें दुनिया भर का पानी भर गया है, पानी में मच्छर हो रहे हैं। और ये देखो कितनी तो गंदगी पड़ी है। आगे आगे बीमारियाँ बढ़ेगी। अब कोई डेंगू बता देगा, कोई क्या बता देगा बीमारियों को। इंसान पे जाके जाएगा कि फिर वो घर में बैठता है, घर में से बाहर भी आता है थोड़ा बहुत शाम के टाइम। अब घर के आगे बैठेंगे तो मच्छर तो खाएंगे। ये जो तालाब है, पक्का तालाब, इसका इस्तेमाल कर पाते हैं? सर नहीं। क्यों? सर ये गेट बंद कर रहा है चौकीदार के। पहले तो बैठ जाते थे, मतलब सही साफ सुथरा रहता था। अभी चौकीदार से ज़्यादा वो गंदपना हो गया। क्यों? पानी साफ सुथरा नहीं है, मच्छर हो चुके हैं। दरअसल जल निकायों की ये बदहाली देश के लगभग हर हिस्से में दिखती है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत की पहली देशव्यापी जल निकायों की गणना में ये खुलासा हुआ है कि देश में 24,24,540 जल निकायों में से 3,94,500 ऐसे हैं जो सूखने, निर्माण कार्य, गाद, खारेपन
और कई अन्य कारणों से उपयोग के लायक नहीं बचे हैं। 38,496 जल निकाय ऐसे हैं जिनका अतिक्रमण किया गया है। इनमें से अधिकतर अतिक्रमित किए गए जल निकाय तालाब हैं, जिसके बाद टैंकों का नंबर है। देश में जल निकायों की पहली जनगणना रिपोर्ट में ये अहम खुलासा हुआ है कि रखरखाव में लापरवाही और अतिक्रमण की वजह से आज देश में हर 6 में से 1 जल निकाय आम लोगों के उपयोग लायक नहीं बचे हैं। जाहिर है ये जनगणना रिपोर्ट सरकार के लिए एक चेतावनी है कि उसे देश में जल निकायों के संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर पहल करना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 2013 से गाजियाबाद के जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ता और पर्यावरण एक्टिविस्ट सुशील राघव मानते हैं जिला स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही इसकी एक बड़ी वजह है। 1500 वाटर बॉडीज में से 400 वाटर बॉडीज पूरी तरह से एनक्रोच्ड है, जिन पर सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट लोगों ने इमारतें, भवन और उद्योगों का निर्माण कर लिया है। 400 में से 40 वाटर बॉडीज तकरीबन ऐसी हैं जिन पर अभी भी आंशिक अतिक्रमण है जो बचाए जा सकती हैं, लेकिन जिला प्रशासन उन्हें भी बचाने का कार्य नहीं कर रहा है। देश में जल निकायों की बदहाली को लेकर पिछले कई दशकों से सवाल उठते रहे हैं। जल निकायों के पहले गणना ने एक बार फिर उनके पुनर्निर्माण और उनके रखरखाव में बदलाव का सवाल देश के सामने रखा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस गणना के नतीजों की समीक्षा के बाद केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में कितनी गंभीरता से पहल करती हैं। गाजियाबाद से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जाने माने कद्दावर नेता प्रकाश सिंह बादल अब नहीं रहे। 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। वे 100 बरस पूरे करने से बस 4 कदम दूर रह गए। उन्होंने एक मुल्क का बनना और बंटना देखा था। पहली बार 1971 में जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाई, मगर हिंदी के सवाल पर जनसंघ साल भर में अलग हो गया और सरकार चली गई। उसके बाद उन्होंने सन 77 में जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर 97 से 2002 के बीच वो मुख्यमंत्री रहे और 2009 से 2017 के बीच भी सरकार बनाई और चलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब आपको ले चलते हैं सीधे महाराष्ट्र की महाभारत में। और इस महाभारत में क्या देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं संजय। हम उस संजय की बात नहीं कर रहे। एक महाराष्ट्र की महाभारत में भी संजय हैं। उनका नाम है संजय राउत। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एनडीटीवी को और उसमें वो ये देख पा रहे हैं और ये कह पा रहे हैं और ये सुन पा रहे हैं कि शायद एकनाथ शिंदे का साथ, सत्ता का साथ खत्म हो रहा है। कितना सच है कितना गलत वो आगे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग तो भविष्यवाणी कर नहीं सकते। लेकिन क्या देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं संजय, आइए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पहले 16 के लिस्ट में है, जिसके खिलाफ हमने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की है। कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे 2 महीने तक उनकी सुनवाई हुई है। मुख्यमंत्री खुद डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद क्या होगा जो मैं बोल रहा हूं, सरकार का डेथ वारंट तैयार है, कब सिग्नेचर होने बाकी है और क्या है। कौन सी नई सरकार बनेगी फिर? देखिए तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूं कि मुख्यमंत्री बदल सकता है महाराष्ट्र का। अघाड़ी है और अघाड़ी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? अघाड़ी में कोई बिगाड़ी नहीं होगा, चिंता मत करिए। लेकिन पवार साहब अघाड़ी की एकता को लेकर के चिंतित हैं। देखिए पवार साहब ने जो बयान दिया है उस बारे में थोड़ी गलतफहमी है। पवार साहब ने ऐसा कहा है कि हम एक साथ लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब तक लोकसभा का सीट शेयरिंग नहीं हुआ है।
और जब तक सीट शेयरिंग नहीं होता है तब तक इस प्रकार की भावना लोग बोलते हैं कि क्या हम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन पवार साहब ने कल पूरी तरह से स्पष्ट रूप से क्लैरिफिकेशन किया है, हम एक साथ था, एक साथ रहेंगे। मैं ये खुद दावे के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पवार साहब और हम सब लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ये डर है बीजेपी को महाराष्ट्र के बारे में। अगर ये अघाड़ी चुनाव में उतरती है यूनाइटेड बनकर, तो लोकसभा में बीजेपी को 10 सीटें मिलना मुश्किल है, ये मालूम है। और विधानसभा में ये अघाड़ी अगर रहेगी तो मिनिमम कम से कम 185 सीट विधानसभा के हम जीत लेंगे। राउत सर, एक आपके बारे में टिप्पणी की है उप मुख्यमंत्री ने, आप उसका जवाब देना चाहेंगे? बोलिए। आपके बयानों पे उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो सुबह 9 बजे हाई हो जाते हैं। हाँ, अभी ऐसा है कि मैं तो किसी को बुलाता नहीं हूं कि मुझे कुछ बयान देना है, मुझे कुछ बोलना, लेकिन डर है उनके मन में। हमारी बातों का डर लगता है, हमारे संगठन का डर लगता है, हमारे अघाड़ी का डर लगता है। इसीलिए ये डर के मारे हमारे खिलाफ इस प्रकार के बयान देते हैं। इस देश में खास करके महाराष्ट्र में ये जो सरकार है, वो ये सरकार भी मोदी जी के नक्शे कदम चलती है। जो विरोधी लोग हैं, विरोधी नेता है, उनके बोलने पर रोक लगाना चाहते हैं। ये संजय राउत का डर है, ये अघाड़ी का डर है, ये उद्धव ठाकरे जी का डर है। ये डरते हैं, लेकिन डर अच्छा है, डर होना चाहिए। और खबरों की खबर में इतना ही। नमस्कार।